स्टूडेंट्स 7th क्लास। चलो पार्ट 9 को आगे बढ़ाते हैं। विज्ञान विषय में बच्चों और मृदा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने मृदा के प्रकार पढ़ लिए, किस किस तरह की, और उनके गुण विशेषताएं सब पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे मृदा के उपयोगों में मृदा और फसलें। ठीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्योंकि हमारी भारत की भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं है बच्चों। आपको पता है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है। तो वहाँ पे मृदा के प्रकार भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दोमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है, क्योंकि जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका होगा वहाँ बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये सारी चीज़ें, ये सारे घटक मृदा को या मिट्टी को प्रभावित करते हैं। ये कुछ प्रमुख जलवायवीय यानी जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं। मृदा की जो प्रोफाइल है, संरचना है, परतीय संरचना, उसको ये प्रभावित करते हैं सभी कारक, और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायवीय कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। देखो, किसी क्षेत्र विशेष में कैसी फसलें होंगी, या किसी क्षेत्र विशेष की जो फसलें हैं उनके जो प्रकार हैं या जो उनकी गुणवत्ता है, वहाँ के जलवायवीय कारकों और वहाँ की मिट्टी की संरचना पर निर्भर करती है। क्योंकि अलग अलग तरह के पौधों की रिक्वायरमेंट्स या आवश्यकताएं अलग अलग होती है, पोषण संबंधी, जल संबंधी, तापमान संबंधी। तो ये निर्भर करता है कि किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु परिस्थितियाँ कैसी है और वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ उसी के अनुसार फसलें होती हैं। मृणमय और दोमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यानी जहाँ मृणमयी या दोमटी मिट्टी होगी वहाँ पर गेहूं चना अच्छा होगा। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है, ये हमने पढ़ ही लिया था पहले। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। धान मानी चावल। देखो, जब भी चावल की पौध को रोपा जाता है तो वहाँ पर पानी भरा हुआ होना चाहिए। यानी मृत्तिका जो क्ले होती है, चिकनी मिट्टी होती है, वैसा कीचड़ या गाद है, उसमें चावल जो है उनकी बुआई की जाती है, तो वो अच्छी होती है ना। और जैव पदार्थ से समृद्ध होनी चाहिए, उसमें बहुत ह्यूमस और खाद होनी चाहिए। जल धारण क्षमता, अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाए। अब देखिए, कपास के लिए बलुई, दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है, क्योंकि उसके बीच में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों और संरचना के बारे में जानिए। अब देखो, आप क्या देखें, मिट्टी से संबंधित एक केस का अध्ययन क्या है। ये जॉन, देखते हैं क्या वार्तालाप है ये। रशीदा और राधा मध्य प्रदेश में सोहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। कौन कौन गया वहाँ पर? रशीदा और राधा। ठीक है। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। चित्र 9.8 में आप देखेंगे इसको। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन ने क्या कहा? आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। राधा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? अब दादा बताएंगे मिट्टी को तैयार करने की जो तरीका है वो देखिए। सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकर, पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। कंकर पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंथ लिया जाता है। गूंथी हुई मृदा को चौक पर रखकर उचित मनचाहा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उनकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च तापमान पर भट्टी में पकाया जाता है। रशीदा, मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा, पकाने के प्रकरण में घोड़े की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, घोड़े की लीद के अंदर जो घोड़ा घास फूस खाता है ना, तो बहुत रेशे होते हैं। जब वो रेशे जल जाते हैं, मटका पकाते हैं, तो वहाँ छिद्र बन जाता है जहाँ पर वो रेशा होगा।
इसी कारण मटकों और सुराही में से जल अंतः स्रावित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ जाता है। वहाँ से यह वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। तो पता लगा क्या बच्चों के किस तरह से मटके और सुराही जो है वो उनमें पानी ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा, क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे उनके अंदर का जो जल है कुछ रिस कर उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है, जो बाहर की गर्मी पाकर के वाष्पित होता है। इस प्रकार जो वाष्प बनने के लिए जल जो है वो घड़े के आसपास से ही ऊर्जा लेता है, ऊष्मा ऊर्जा लेता है, तो वहाँ ठंड रहती है और इससे घड़े का जल भी ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सोहागपुर में बनी सुराहियाँ और मटके दूर दूर तक फेमस हैं। तो मिट्टी के बर्तन, ये देखिए आप कैसे चाक है, ये इसके ऊपर मिट्टी तैयार करके किस तरह से हाथ से उसको आकार दिया जा रहा है, देख रहे हो आप। तो ये हमने देखा कि किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मृदा अपरदन पढ़ रहे थे हम लोग। देखिए मृदा अपरदन क्या है? जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। आगे बात समझ में, मृदा का अपरदन क्या है? मिट्टी का कटाव, ऊपरी परत जो है उपजाऊ परत है, उसका हवा द्वारा, जल द्वारा या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है। यानी यदि हमें किसी स्थान पर मिट्टी का कटाव रोकना है, मृदा अपरदन रोकना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि वहाँ अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए या घास लगानी चाहिए, क्योंकि घास फूस और पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती है। इससे मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो जल द्वारा या हवा द्वारा या अन्य पशुओं के द्वारा बहकर नहीं जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे यह पवन और प्रवाही जल यानी बहते हुए जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो देखा आपने, तो ये था मृदा अपरदन, और हमने मिट्टी से जुड़ा केस भी देखा। और हम देख रहे थे कि आप जो अपने बड़ों से या माता पिता से मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानना है, आपको किसी क्षेत्र विशेष में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। उपलब्ध जानकारी को सारणी 9.2 में लिखिए। देखो सारणी 9.2 है ये। मृदा का प्रकार, रण में उगाई जाने वाली फसल क्या है? गेहूँ। इसी तरह दोमट मिट्टी में आपको पता है, दोमट या बलुई मिट्टी में कपास है, ठीक है ना। और इसके अलावा दोमट मिट्टी या रण में मृदा में ही जो है वो क्या होगा बताइए? गेहूँ जो भी होगा ऐसी मिट्टी में। और बताइए, बता सकते हैं ना? क्ले के अंदर या चिकनी मिट्टी के अंदर कौन सा होता है? धान की फसल होती है। तो ये सारणी आपको फिल करनी है आज। अब धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त रहती है बताइए आप? क्ले ही रहती है ना, चिकनी मिट्टी जो होती है वही रहती है। ऐसी मृदा जिसकी अंतःस्रावण दर अधिक हो अथवा इसमें यह दर कम हो। अंतःस्रावण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर होता है? बूझो, लगता है तुमने जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हो, पाठ को दोबारा पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि अंतःस्रावण और जल धारण करने की क्षमता दोनों ही हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पाठ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी किस तरह से तैयार की जाती है, किस तरह मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और दूसरा मृदा अपरदन किसे कहते हैं। एक ये सारणी बनानी है कि आपको बनाना भी और भरना भी है कि यहाँ पे जो है वो कौन सी फसल किस तरह की मिट्टी में कौन सी फसल के लिए किस तरह की मिट्टी उपयुक्त रहती है। ये तीनों आपको एज ए होमवर्क करने हैं और ये पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो गया बच्चों।